अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा जी, अब हमारा जो है वो पॉलिटिकल साइंस का की ओरिएंटेशन क्लास स्टार्ट हो रही है। कुछ स्टूडेंट्स पहले के ही हैं, कुछ न्यू आए हैं, तो मैं उनको अपना इंट्रोडक्शन जो है वो दोबारा करवा देती हूँ। मैं जो हूँ वो डॉक्टर हूँ, और मेरे यहाँ पर मैं इस फील्ड में क्यों आपको पढ़ा रही हूँ उसकी रीज़न मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने जो है वो पीएमएस दिया था लास्ट ईयर, जिसमें मैंने जो है वो क्वालिफाई कर लिया था, लेकिन मेरी एलोकेशन नहीं हुई। उसके बाद अभी जो है वो मैंने सीएसएस 2023 दिया था, जिसमें मेरी जो है वो एसए 33 मार्क्स पे रह गया। ओवरऑल मेरे जो है वो 76 मार्क्स हैं, और मेरे पॉलिटिकल साइंस में जो है वो 147 मार्क्स आए थे 2023 में। अगर आप लोगों को पता हो तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो 100 भी क्रॉस नहीं कर सके। और मैं वॉइस का सबको इशू है। मेरी वॉइस नहीं आ रही? ओके, तो जिसका इशू आ रहा है वो खुद प्लीज चेक करें, अपने पास इंटरनेट चेक करें। ऑल राइट, तो पॉलिटिकल साइंस की अगर बात करते हैं हम, तो मैं यहाँ पर अगेन क्वेश्चन जो है यहाँ पे राइज होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो पॉलिटिकल साइंस से उनका माइंड हट गया है। जैसे ही 2023 का रिजल्ट आया था, तो स्टूडेंट्स ये सोच रहे थे कि हमें पॉलिटिकल साइंस रखनी भी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए। तो पॉलिटिकल साइंस रखने के कुछ हमारे पास फायदे जो है वो मैं आपको बता देती हूँ। एट दिस टाइम अगर आप पॉलिटिकल साइंस ऑप्ट करते हैं तो आपको काफी फायदा होता है उसमें। इस वजह से आपको फायदा होता है कि कुछ पोर्शन जो है वो आप पाकिस्तान अफेयर्स का, इस पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस कवर हो जाता है पाकिस्तान अफेयर्स से ही। पाकिस्तान अफेयर्स जो है वो सबने ही पढ़ी होती है। तो यहाँ पर आपके जो है ना वो कुछ स्क्रीन मैंने अभी शो नहीं की, इसलिए आपको शो नहीं हो रही। मैं सिर्फ अभी आपसे बात करना शुरू किया है। तो आपका पाकिस्तान अफेयर्स का जो है वो कुछ पोर्शन जो है वो कवर हो जाता है। उसके बाद हमारे पास जो है वो पॉलिटिकल साइंस अगर आप पढ़ते हैं, तो करंट अफेयर्स तो सबने ही पढ़ा होता है। तो अगेन यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि पॉलिटिकल साइंस और करंट अफेयर्स जो है वो एक दूसरे को एड करते हैं। जहां पॉलिटिकल साइंस करंट अफेयर्स को एड करेगा, वहीं करंट अफेयर्स जो है वो पॉलिटिकल साइंस को एड करेगा। सेकेंडली, मैं भी जो है वो फिलोसफी का सिलेबस सेशन लेके हटी हूँ, और मैं आप लोगों को ये बता दूं कि फिलोसफी भी एक हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है। और पॉलिटिकल साइंस में जो है वो फिलोसफी अगर आपकी अच्छी प्रिपेयर्ड हो, अगर आप पॉलिटिकल साइंस में फिलोसफी का क्वेश्चन जो भी अटेम्प्ट करें, इनिशियली अटेम्प्ट कर दें, तो ये मैं आप लोगों को एक पर्सनल मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो भी आपका एग्जामिनर चेक कर रहा होता है ना, अगर आपका स्टार्ट में आपने फिलोसफी का क्वेश्चन किया और अच्छे तरीके से अटेम्प्ट किया हुआ, तो आपके अच्छे मार्क्स आते हैं पेपर में। ये एक ट्रिक है कह लें कि इसके पीछे कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। अब हम अपने सेशन की तरफ आते हैं, तो मैं सेशन का आप लोगों को बता देती हूँ। सबसे पहले स्क्रीन शेयर कर दूं आपको। रिपीट कर दीजिए, लास्ट आपका सेंटेंस था, प्लीज रिपीट कर दीजिए। मैं ये बता रही थी कि अगर आप जो है वो फिलोसफी को कवर करते हैं ना अच्छे तरीके से पॉलिटिकल साइंस पे, और उसके बाद जब आपका क्वेश्चन आता है ना, और आप पॉलिटिकल साइंस के पेपर वन में फिलोसफी का क्वेश्चन जो है वो इनिशियली करते हैं, एक तो अच्छा करना है, और दूसरा स्टार्टिंग में जो फर्स्ट क्वेश्चन आप करें ना वो फिलोसफी का अटेम्प्ट करें बहुत अच्छे तरीके से। तो आपके जो ओवरऑल स्कोर है ना उस पे फर्क पड़ता है, वो आपको एग्जामिनर जो है ना वो अच्छे मार्क्स देगा। क्योंकि मोस्टली जो है ना लोगों ने वेस्टर्न फिलोसफी छोड़ी होती है। तो जो स्टूडेंट करते हैं ना कवर इस चीज को, उसको एग्जामिनर ये अज्यूम करता है कि इस स्टूडेंट ने जो है वो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई की है। तो इस वजह से जो है ना, अगर आप वेस्टर्न फिलोसफी का स्पेसिफिकली अगर क्वेश्चन आप फर्स्ट अटेम्प्ट करें ना, और अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करें, ये नहीं कि अब आता भी नहीं है और फिर भी फर्स्ट पे अटेम्प्ट कर दें, अच्छे तरीके से आता है और फर्स्ट पे अटेम्प्ट कर दें, तो आपके ओवरऑल स्कोर पे फर्क पड़ता है। जहां आपके जो है वो 50 मार्क्स आने, वहां आपके 60 मार्क्स आएंगे। ठीक है, ये सिर्फ एक एडवाइस थी आप लोगों को। अब हम अपने सेशन की तरफ आते हैं। हमारे जो पॉलिटिकल साइंस में हम कवर करेंगे वो ऑलमोस्ट हमारा जो है वो कंप्लीट सिलेबस है, ऑलमोस्ट कंप्लीट सिलेबस है। यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि वेस्टर्न फिलोसफी में ये जितने भी फिलोसफर्स के आपके नाम सामने नजर आ रहे हैं, ये सब के सब हम कवर करेंगे। मोस्टली मैंने देखा है कि पॉलिटिकल साइंस के जो सेशंस ले रहे होते हैं वो क्या करते हैं कि बस ये प्लेटो करा दिया, अरिस्टोटल ये ऊपर ऊपर वाले करवा दिए, और ये जो जॉन रोल्स है, सार्त्रे, डेकार्ट, इनको छोड़ दिया। लेकिन जब हमने 2023 का पेपर देखा, तो आपको पता होगा कि डेकार्ट आया था उसमें, और सार्त्रे आया था, और मोस्टली स्टूडेंट्स को वो नहीं आता था। बेंथम आया था। बेंथम भी बहुत सारे जो है फिलोसफर्स में से जो मिस कर देते हैं ना स्टूडेंट्स, उनमें से एक है।
तो यहाँ पर जो हमारा पॉलिटिकल साइंस का सेशन होगा उसमें हम सब कवर करेंगे, प्लेटो, अरिस्टोटल, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, रोशो, मोंटेस्क्यू, कार्ट, मिल, बेंथम, हेगल, मार्क्स, माओ, लेनिन, कार्ल पॉपर, जॉन रॉल्स, सार्त्रे, डेकार्ट, फोकुयामा, डेरिडा, फोकॉल्ट, ईच एंड एवरी फिलोसोफर हम वेस्टर्न फिलोसफी का कवर करेंगे। हम कोई भी इसको नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि एग्जामिनर ने डेकार्ट उठा के दे दिया, सार्त्रे दे दिया। सार्त्रे का आपको पता है एग्जिस्टेंशियलिज्म पे आया था क्वेश्चन। तो एग्जिस्टेंशियलिज्म कहीं से भी पॉलिटिकल साइंस से रिलेट नहीं करता। लेकिन क्योंकि ये हमारे सिलेबस का हिस्सा है, तो एग्जामिनर ने तो हमें कभी नहीं कहा कि सार्त्रे ना पढ़ो, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स पढ़ के नहीं जाते। तो अगर वो सार्त्रे दे सकता है ना, तो वो फौकॉल्ट भी दे सकता है, वो डेरिडा भी दे सकता है। इसलिए हम कोई भी टॉपिक ड्रॉप नहीं करेंगे, हम इसको कंप्लीट कवर करेंगे। उसके बाद हमारी मुस्लिम फिलॉसफी आ जाती है, जिसमें अल फराबी, अल मावर्दी, इब्न रुश्द, इब्न खलदून, इकबाल, शाह वलीउल्लाह, अल गजाली, तूसी और इब्न तैमिया आते हैं। ये सब हम टॉपिक्स कवर करेंगे अपने सेशन में। और ये जितने भी फिलोसफर्स मैंने लिखे हैं, ये ऑलमोस्ट फुल सिलेबस है। इसमें से 1-2 फिलोसफर्स में भी इसमें मिसिंग हो, लेकिन जो मैक्सिमम फिलोसफर्स हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। 90% तो फॉर श्योर लिखे हुए हैं, जो कि हमने सारे कवर करने हैं। उसके बाद हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट सिस्टम आ जाता है। उसमें हम अगेन सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। जैसे सबसे पहले हमारे पास आ जाता है नेशन स्टेट सिस्टम, मॉडर्न इस्लामिक स्टेट सिस्टम उसमें आ जाएगा, वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। उसके बाद हम सॉवरेनिटी पढ़ेंगे, तो इसमें अगेन हम इस्लामिक सॉवरेनिटी, मुस्लिम सॉवरेनिटी और वेस्टर्न सॉवरेनिटी के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा जस्टिस, लॉ, लिबर्टी एंड इक्वालिटी वाले कॉन्सेप्ट हैं, ये भी हम कवर करेंगे कंप्लीटली, जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशंस है हमारी। उसके बाद राइट्स एंड ड्यूटीज आ जाते हैं। ये रही हमारी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, जिसमें हमारी पॉलिटिकल पावर, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, पॉलिटिकल पार्टीज का टॉपिक है। उसके बाद हमारे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस जो भी हैं हमारे, वो देखेंगे हम। पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज में सोशलिज्म, फाशिज्म, ये सब कवर करेंगे हम। ह्यूमन राइट्स का टॉपिक कवर करेंगे। उसके बाद जो है वो हम फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट देखेंगे। फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में सारी देखेंगे, जितनी भी हमारी आ जाती हैं, पार्लियामेंट्री, प्रेसिडेंशियल, यूनिटरी, कॉन्फेडरेशन, फेडरेशन, सब ईच एंड एवरीथिंग हम फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में भी कवर करेंगे। उसके बाद हमारा आ जाता है लोकल गवर्नमेंट सिस्टम। लोकल गवर्नमेंट सिस्टम इन कॉन्टेक्स्ट विद पाकिस्तान हम देखेंगे। उसके बाद बच्चे ये नहीं करें आप, यहाँ पर ना आपके नेम्स शो हो रहे होते हैं जो कर रहा होता है ना, तो आई डोंट वांट कि मैं किसी का नाम लूं, अवॉइड करें। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज आ जाते हैं। यूएसए, यूके, जर्मनी, फ्रांस, चारों कवर करेंगे। अगेन डेवलपिंग कंट्रीज के भी टर्की, इंडिया, चाइना, मलेशिया, ईरान, ये ही हमारे सिलेबस के हिस्से हैं। ये सारे के सारे हम कवर करेंगे। उसके बाद हमारा आ जाता है पाकिस्तान अफेयर्स का पोर्शन। तो पाकिस्तान अफेयर्स का पोर्शन जो हमारा आता है, उसमें हम जो है वो बहुत ज़्यादा इसको एक्सटेंसिव लेके नहीं चलेंगे, हम इसको थोड़ा ब्रीफ लेके चलेंगे। तो पाकिस्तान की ब्रीफ हिस्ट्री हम कंप्लीट पढ़ेंगे 1947 तक की। और 1947 के बाद हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स हैं, उसमें 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन, 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन, 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन, 18th अमेंडमेंट पढ़ेंगे हम। और आईजीओज, जो हमारी कुछ इंपॉर्टेंट आईजीओज होंगी, जैसे सार्क है हमारी, यूरोपियन यूनियन है, यूएन है, ये सारी जो है हम इनका बेसिक स्ट्रक्चर देखेंगे हमारे पॉलिटिकल साइंस के सेशन में। ठीक हो गया? अच्छा जी, अब हम जो है वो आज एक टॉपिक पढ़ेंगे जो एज अ रूल ओरिएंटेशन क्लास थी हमारी। उसमें मैंने पहले तो ये सोचा था कि मैं आपको कोई और फिलोसफर पढ़ाऊंगी, फिर मैंने सोचा कि सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलते हैं, तो हम आज प्लेटो पढ़ेंगे। अच्छा जी, पॉलिटिकल साइंस में हमारा जो फर्स्ट टॉपिक आता है वेस्टर्न फिलॉसफी का, उसमें हमारे पास सबसे पहला टॉपिक जो है वो आता है प्लेटो का। तो पहले मैं इनिशियली मैं आपको लोगों को ये सब कुछ बता दूं कि ये वाली जो इन्फॉर्मेशन होती है, अगर आपको मेरा एरो नजर आ रहा हो, ये वाली इन्फॉर्मेशन जो होती है ना, वो सिर्फ एमसीक्यूज के लिए होती है। तो जो भी स्टूडेंट्स मेरे सेशन में हैं और जो भी स्टूडेंट्स मेरा सेशन ज्वाइन करेंगे, मैं उनको आज पहली क्लास है, पहली क्लास में ही बता दूं कि ये इन्फॉर्मेशन मुझे कभी भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे आप तो इंट्रोडक्शन में नजर नहीं आनी चाहिए। ये सिर्फ आपकी इन्फॉर्मेशन इसलिए मैंने यहाँ लिखी हुई है, पहले तो मैं लिखती भी नहीं थी, सिर्फ इसलिए लिखी है ताकि आपके एमसीक्यूज में हेल्प हो जाए। तो ये कभी भी मुझे क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन में नजर नहीं आनी चाहिए, ये वाली इन्फॉर्मेशन।
हम लोग साथ-साथ जो है वो पेपर भी देखते जाएँगे, हमने किस तरीके से जो है वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, क्या मिस्टेक्स आप लोग करते हैं स्टूडेंट्स और क्या मिस्टेक्स अवॉइड करनी चाहिए, वो भी साथ-साथ देखेंगे। तो उसमें से ये भी एक मिस्टेक है कि इंट्रोडक्शन में जब कोई क्वेश्चन आएगा प्लेटो पे, तो लोग लिखेंगे कि प्लेटो वाज़ बोर्न ऑन दैट, प्लेटो वाज़ डाइड, प्लेटो की अकेडमी ये थी, जो भी ये सारी बातें इंट्रोडक्शन में नहीं लिखनी होती, ठीक है? अच्छा जी, प्लेटो की जो हमारी फिलोसॉफिकल कंट्रीब्यूशंस हैं, जो कि पॉलिटिक्स से रिलेटेड हैं, वो हिस्ट्री और सोसाइटी पे कैटेगरी में आती हैं। उसके बाद प्लेटो वाज़ बोर्न ऑन 428 बीसीई और कुछ जगहों पे 427 बीसीई लिखा हुआ है। ये दोनों डेट्स लिखने का मकसद ये है कि अगर एमसीक्यूज़ में 428 नहीं होगा, तो आप 427 को टिक करेंगे। उसके बाद डाइड ऑन 348 बीसीई और अगेन यहाँ पर 347 बीसीई सेकंड ऑप्शन होगी हमारी। और प्लेटो ने जो एकेडमी बनाई थी वो उसका नाम दी एकेडमी था जो कि 380s बीसी में बनी थी। इसके फादर का नाम जो है वो एरिस्टॉन था और मदर का नाम पेरिक्टॉन था। ठीक हो गया, ये सारी हो गई हमारी बेसिक इन्फॉर्मेशन, ये बस आपने एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है। अब हम आ जाते हैं प्लेटो की फिलॉसफी पे। तो जब हम प्लेटो को देखते हैं तो प्लेटो एक फिलोसोफर था जिसने सिर्फ पॉलिटिकल फिलॉसफी में बात नहीं की, उसने बात की है एपिस्टेमोलॉजी पे, उसने बात की है मेटाफिजिक्स पे। ये फिलॉसफी की कुछ मेजर ब्रांचेस हैं। एपिस्टेमोलॉजी क्या होती है, ये मैं सिर्फ आपको एक ओवरव्यू देने के लिए बता रही हूँ कि कुछ फिलॉसफीज जो हैं प्लेटो की एपिस्टेमोलॉजी और मेटाफिजिक्स से बिलोंग करती हैं, लेकिन वो रिलेट करती हैं हमारी पॉलिटिकल फिलॉसफी से, इस वजह से इनको पढ़ना जरूरी है। अगर हम इसकी सिर्फ स्टेट सिस्टम को पढ़ के पेपर में चले जाएंगे तो हमारा पेपर यूनिक नहीं बनेगा। हमने अपने पेपर को यूनिक बनाना है, क्योंकि स्टेट सिस्टम तो हर स्टूडेंट पढ़ के आता है, वो तो आपको किसी भी बुक में से मिल जाता है, वो सबको पता होता है स्टेट सिस्टम क्या है। लेकिन हमने अपने पेपर को किस तरह यूनिक बनाना है, हम इसमें कुछ एक्स्ट्रा पर्क्स ऐड करेंगे, जो कि प्लेटो की एपिस्टेमोलॉजी और मेटाफिजिकल बेसिस होंगी। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को, क्योंकि हम लोग यहाँ फिलॉसफी नहीं पढ़ रहे, लेकिन मैं आपको बेसिकली बता देती हूँ कि एपिस्टेमोलॉजी क्या होती है। एपिस्टेमोलॉजी होती है कि हाउ कैन वी एक्वायर नॉलेज, नॉलेज को किस तरह एक्वायर किया जा सकता है। इसमें प्लेटो की डिबेट ऑन ओंटोलॉजी है। मेटाफिजिक्स क्या होती है, नॉलेज ऑफ रियलिटी। और इसमें हमने जो है वो प्लेटो की ये दोनों फिलॉसफीज को पढ़ना, द थ्योरी ऑफ फॉर्म्स और एलिगरी ऑफ केव, और इसको हम रिलेट करेंगे प्लेटो की पॉलिटिकल फिलॉसफी से। उसके बाद हमारे पास आ जाती है इसकी पॉलिटिकल फिलॉसफी, जिसमें हमने कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिज्म, कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट एंड जस्टिस, ये सारा कुछ पढ़ना है, जो कि हमारा मेजर सिलेबस का हिस्सा है। लेकिन ये दोनों चीजें जो है वो हम एक्स्ट्रा पढ़ेंगे और हम बाद में इसको रिलेट करेंगे प्लेटो की पॉलिटिकल फिलॉसफी से। तो अभी जब हम लोग जो है वो थ्योरी ऑफ फॉर्म्स और एलिगरी ऑफ केव पढ़ेंगे, इसको आपने सुन के परेशान नहीं होना, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स जो है वो ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि हम पॉलिटिकल फिलॉसफी पढ़ने वाले हैं, और उनका जो है वो माइंडसेट ऐसा नहीं होता कि वो थ्योरी ऑफ फॉर्म्स और एलिगरी ऑफ केव को जो है वो एब्जॉर्ब कर सकें। लेकिन आपने यहाँ पर जो है वो बगैर परेशान हुए उसको एब्जॉर्ब करने की कोशिश करनी है। अगर आपको नहीं समझ आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले जो है वो हमारा आइडियलिज्म है, और ये आइडियलिज्म ही थ्योरी ऑफ फॉर्म्स है। प्लेटो के आइडियलिज्म थ्योरी ऑफ फॉर्म्स को ही कहते हैं। ठीक है? तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर प्लेटो ने क्या किया था, उसने रियलिटी फाइंड आउट की थी। उसने ये फाइंड आउट करने की कोशिश की थी कि हम जिसको रियलिटी समझते हैं, क्या वो रियलिटी है या नहीं है। तो इसकी जो आइडियलिज्म है वो बेसिकली रिकंसिलिएशन ऑफ थ्योरी ऑफ पार्मेनिडीज एंड हेराक्लिटस है। तो हम यहाँ पर, क्योंकि हमने पार्मेनिडीज और हेराक्लिटस की थ्योरीज की डिटेल नहीं पढ़नी, इससे हमारा कोई लिंक नहीं है, तो हम सिर्फ जो है वो बेसिक पढ़ लेंगे कि पार्मेनिडीज और हेराक्लिटस की बेसिकली थ्योरी क्या थी। तो पार्मेनिडीज की जो थ्योरी थी उसका नाम है थ्योरी ऑफ नो चेंज। तो यहाँ पर जो है वो पार्मेनिडीज ये मानता है कि रियलिटी हम सिर्फ उसको मानेंगे जो चीजें चेंजलेस हैं, जो जिनकी अपीयरेंसेस चेंज नहीं होती। और क्या दुनिया में ऐसी कोई चीज है जिसकी अपीयरेंस चेंज नहीं होती? नहीं है। इसका मतलब परमेनिटीज जो है वो इस फिजिकल वर्ल्ड को रिजेक्ट कर रहा है। वो कह रहा है कि जिस फिजिकल वर्ल्ड में हम रहते हैं ये एक्चुअली रियलिटी है ही नहीं। तो यहाँ पर वो कहते हैं रियलिटी इज बिहाइंड द वर्ल्ड, और रियलिटी सिर्फ वो है जो कि चेंज नहीं हो सकती, यानी कि ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड में बिलीव करने वाले लोगों में से है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है हेरिक्लाइटस, और इसकी थ्योरी का नाम है थ्योरी ऑफ ऑल चेंज। और ये एग्री करता है कि
ये सिर्फ उससे बिल्कुल ऑपोजिट है, और ये कहता है कि रियलिटी वो है जो हम देख रहे हैं, यानी कि हम जिस चीज को देख सकते हैं, और हम किस चीज को देख सकते हैं, फिजिकल चीजों को देख सकते हैं। फिजिकल चीजों को देख सकते हैं, इस बात का मतलब ये है कि ये फिजिकल वर्ल्ड जिसमें हम रहते हैं उसको ट्रुथ मानता है। तो ये कहता है ट्रू बीइंग सिर्फ वो है जो कि हमेशा एक सर्कुलर पाथ में रहती है, हमेशा चेंज होती रहती है। यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, एक इंसान की एग्जांपल लेना। एक छोटा बच्चा होता है, थोड़े दिन बाद वो चलने फिरने लग जाता है, थोड़े दिन बाद वो स्कूल जाना शुरू हो जाता है, बोलता है, बड़ा हो जाता है, बीमारियां लग जाती हैं, बीमार हो जाता है, यानी कि कॉन्टिन्यूअस चेंजिंग प्रोसेस में है। तो यहाँ पर ये एग्री करता है कि रियलिटी वो है जो कि हम देख रहे हैं, और ये कहते हैं ट्रू बीइंग भी हम सिर्फ उसी को मानेंगे जो कि साइक्लिक ऑर्डर में चेंज हो रही है। अब इन दोनों ने तो अपनी रियलिटी का को फाइंड आउट कर लिया। अब प्लेटो क्या कहता है? प्लेटो कहता है कि मैं इन दोनों ये दोनों जो है ना वो ठीक कह रहे हैं, इनमें से कोई भी गलत नहीं है। एक्चुअली क्या है, प्लेटो कहता है कि थ्योरी ऑफ फॉर्म्स है। थ्योरी ऑफ फॉर्म्स क्या है? डुअलिटी, डुअलिज्म में ये बिलीव करता है। प्लेटो बिलीव करता है डाइकोटमी ऑफ एग्जिस्टेंस। ये कहता है एक दुनिया यहाँ है और एक दुनिया वहां है। तो हम लोग क्या बिलीव करते हैं? हम भी तो यही बिलीव करते हैं कि एक तो हमारा फिजिकल वर्ल्ड है और एक रूहानी वर्ल्ड है, जहां पर जो है वो फरिश्ते रहते हैं, जहां पर जन्नत है, दोजख है। हम यही बिलीव करते हैं। तो प्लेटो ने उस टाइम पे ये कॉन्सेप्ट दिया था कि डाइकोटमी ऑफ एग्जिस्टेंस है, दो चीजें एग्जिस्ट कर रही है, एक यहाँ पर एक फिजिकल वर्ल्ड है और एक वहां है। तो ये कह रहे हैं कि एट अ टाइम दोनों चीजें को एग्जिस्ट कर रही हैं। अब इसकी थ्योरी ऑफ फॉर्म्स क्या है? इसमें ये कहता है एक है वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स। ये वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स किसको नाम दे रहा है? स्पिरिचुअल वर्ल्ड को, जिसको हम नहीं देख सकते। और एक है वर्ल्ड ऑफ अपीरियंसेस। वर्ल्ड ऑफ अपीरियंसेस कौन सा है? जिसमें हम रहते हैं, फिजिकल वर्ल्ड को। तो ये कहता है कि वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स में क्या है? फॉर्म्स हैं जो कि रियल हैं, और जो फिजिकल वर्ल्ड हैं, फिजिकल ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि फिजिकल वर्ल्ड में मौजूद है, वो इल्यूजन्स हैं, और वो इमिटेट क्या करती हैं? फॉर्म्स को। यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, एक ऑरेंज की एग्जांपल। तो यहाँ पर प्लेटो कहता है कि एक ऑरेंज जो है ना वो एक फिजिकल ऑब्जेक्ट है जो कि इस दुनिया में मौजूद है, जबकि वो इमिटेट क्या करता है? एक सर्कुलर पाथ जो कि फॉर्म है, जो कि वर्ल्ड ऑफ फॉर्म, इनविजिबल वर्ल्ड में मौजूद है। यानी कि जो वर्ल्ड हम नहीं देख सकते ना, वहां पे एक सर्कुलर फॉर्म मौजूद थी जो कि एक सर्कल था। तो ऑरेंज ने क्या किया कि उसको इमिटेट करते करते खुद को सर्कल में तब्दील कर लिया। तो यहाँ पर वो कहता है कि फिजिकल ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं ना वो इल्यूजन है, और वो इमिटेट क्या कर रही होती है? किसी ना किसी शेप या किसी ना किसी फॉर्म को इमिटेट कर रही होती है जो कि एक इनविजिबल वर्ल्ड में मौजूद है। ठीक है। अब यहाँ पर वो कह रहा है फॉर्म्स आर चेंजलेस। सर्कल हमेशा सर्कल ही रहेगा, वो कभी भी चेंज नहीं होगा। ऑब्जेक्ट्स आर कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग। वो ऑरेंज जो है वो कॉन्टिन्यूस चेंज होता रहता है। जब वो छोटा सा होता है, फिर बड़ा हो जाता है, फिर वो खराब हो जाता है, गल सड़ के उसकी शेप जो है वो सर्कुलर नहीं रहती, वो खराब हो जाती है। तो ऑब्जेक्ट जो है वो कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग में है। वो कहता है जो वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स है ना वो परफेक्ट है, वो स्पेस और टाइम का बाउंड नहीं है। स्पेस और टाइम का बाउंड किस तरह नहीं है? क्यों? उसको फर्क नहीं पड़ता कि स्पेस कम हो या ज्यादा हो, उसको फर्क नहीं पड़ता कि टाइम सुबह का है या शाम का है। जो फॉर्म्स वहां पे मौजूद है वो वैसे की वैसी ही रहती हैं, वो चेंज नहीं होती। जबकि वर्ल्ड ऑफ एक्सपीरियंसेस जो है वो इम्परफेक्ट है, यहाँ पे परफेक्शन नहीं है, ये हमेशा डायनेमिक है। जैसे कि मैंने आपको एक बच्चे की एग्जांपल दी कि एक बच्चा पैदा हुआ है, वो चलने लग गया है, बोलने लग गया है, बड़ा हो गया है, और जो है जॉब कर रहा है, उसके बाद बीमार हो गया है। ऑल द टाइम डायनेमिक चेंजिंग, टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है, स्पेस के साथ साथ चेंज हो रहा है। तो वर्ल्ड ऑफ अपीयरेंसेस चेंजिंग है। अब ये पढ़ने का मकसद क्या है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पर वर्ल्ड थ्योरी ऑफ फॉर्म्स पढ़ने का मकसद ये है कि प्लेटो कहता है कि हम लोग वर्ल्ड ऑफ अपीयरेंसेस में रह रहे हैं, और वो वर्ल्ड ऑफ अपीयरेंसेस जो है ना वो जनरेट किया हमारे पॉलिटिकल इलीट्स ने। हम लोगों को ये लग रहा है कि जहां हम रह रहे हैं वो रियलिटी है, लेकिन रियलिटी तो असल में वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स है, जिस तक हम पहुंच ही नहीं पाए। हम लोगों ने रियलिटी को सर्च करने की कोशिश ही नहीं की। तो अभी जब हम इसकी पॉलिटिकल फिलॉसफी पढ़ेंगे तब हम इसको थ्योरी ऑफ फॉर्म से रिलेट करेंगे। नेक्स्ट हमारी मेटाफिजिकल फिलॉसफी जो प्लेटो ने दी थी वो है एलिगरी ऑफ केव। एलिगरी ऑफ केव में भी ये यहाँ पर जो है ना वो एजुकेशन सिस्टम को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है, और साथ ही साथ हमें ये भी बता रहे हैं कि हमारे पॉलिटिकल एलीट्स जो है वो हमारा माइंड मेकअप किस तरह करते हैं। सो एलिगरी ऑफ केव जो एक है वो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन इसने दी रिपब्लिक बुक में लिखी थी जी। उसमें इसने ये लिखा था कि केव में किस तरह से लोगों को कैद कर दिया जाता है और किस तरह उनका माइंड मेकअप किया जाता है। तो इसमें जो है इसने 3 फेजेस लिखे थे कि एलिगरी ऑफ केव के जो 3 चैप्टर्स हैं वो ये हैं: इम्प्रिजनमेंट इन द केव,
डिपार्चर फ्रॉम द केव एंड रिटर्न फ्रॉम द केव। अभी हम ये आगे पढ़ते हैं। प्लेटो के यहाँ पे ये कोटेशन मैंने ऐड किया हुआ है, द इफेक्ट ऑफ एजुकेशन एंड लैक ऑफ इट ऑन ह्यूमन नेचर। तो ये कहता है कि एलिगरी ऑफ केव जो है वो ये एक्सप्लेन करेगी द इफेक्ट ऑफ एजुकेशन एंड लैक ऑफ इट ऑन ह्यूमन नेचर। तो जब हमारे पास एजुकेशन पे क्वेश्चन आएगा तो हम एलिगरी ऑफ केव भी लिखेंगे उसमें। अच्छा, जब इसके फेजेस क्या है, सबसे पहले तो यहाँ पर जो इसने हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट की वो कुछ इस तरह से थी, जो इमेज आपको इस टाइम पे सामने नजर आ रही है। इसमें वो कहता है कि जो हमारे पॉलिटिकल एलिट्स थे ना, उन्होंने हमें बचपन से ही एक केव में कैद कर दिया है। हमारे पीछे एक दीवार है और हम लोगों को, इसमें जो हाइपोथेटिकल सिचुएशन थी वो बेसिकली इस तरह से थी कि लोगों को चेन्स में इस तरह से बांध दिया गया है कि वो सिर्फ अपने सामने दीवार को देख सकते हैं। ना वो मुड़ के पीछे देख सकते हैं, ना ही अपने राइट पे देख सकते हैं, ना ही लेफ्ट पे देख सकते हैं। उनको सिर्फ वो नज़र आता है जो सामने दीवार पे है, और वो उनको जो है वो बचपन से ही उधर बाँध दिया गया था ताकि उनको कभी भी रियलिटी तक वो ना पहुँच सकें, और उनको जो शैडोज़ नज़र आ रहे हैं वो उन्हीं को रियलिटी समझें। तो यहाँ पर वो कहता है कि उस जो दीवार उनके पीछे है, उसके पीछे एक मैन मेड लाइट जनरेट की जाएगी, और कुछ लोग जो हैं वो वहाँ पर शैडोज़ क्रिएट करेंगे, और हम लोग उन शैडोज़ को एक्चुअली ऑब्जेक्ट समझेंगे, फिज़िकल ऑब्जेक्ट समझेंगे। तो जैसा कि पिक्चर में आपको नज़र आ रहा है कि एक बर्ड का शैडो बना हुआ है। तो एक बर्ड को किसी इंसान ने कभी भी नहीं देखा। उसने जब कभी भी किसी बर्ड को नहीं देखा, तो वो उसके शैडो को ही बर्ड समझ रहा है। उसको लगता है कि ये जो शैडो होता है ना, यही रियल बर्ड है। उसको ये पता ही नहीं है कि रियल बर्ड्स जो है वो आउट ऑफ द केव एग्ज़िस्ट करते हैं, और हम उन तक पहुँच ही नहीं पा रहे। हमें उन तक पहुँचने की परमिशन ही नहीं है। हमें हमारे जो जिन्होंने हमें कैद करके रखा हुआ है, वो हमें अलाउ ही नहीं कर। उसके बाद आता है इसका डिपार्चर फ्रॉम द केव का फेज। यहाँ पर वो कहता है कि यहाँ पर सब लोग जो हैं वो चेन्स में बांध दिए गए हैं, लेकिन क्या सब लोग इतने ही बेवकूफ हैं कि वो चेन्स में बंधे रहेंगे? तो इसका आंसर है नो। ऐसा नहीं है कि सब लोग चेन्स में ही बंधे रहेंगे। कोई तो ऐसा इंटेलिजेंट पर्सन होगा जो ये सोचेगा कि मैंने जो है वो इन चेन्स, ये जो शैडोज बन रहे हैं, जो हमें शैडोज नजर आ रहे हैं, या ऑब्जेक्ट्स नहीं है। हम तो इनको, इनकी सेंस परसेप्शन ही नहीं कर सकते, हम तो इनको हाथ ही नहीं लगा सकते, तो हम इनको कैसे रियल समझे? हम इनको रियल नहीं समझेंगे, और वो इस कोशिश में लग जाएगा कि उसे इस केव से बाहर निकलना है, और वो बहुत मेहनत करके किसी तरीके से उन जंजीरों से जान छुड़वा कर बाहर निकलेगा, और ये होगा डिपार्चर फ्रॉम द केव। अब होगा क्या, क्योंकि वो बचपन से ही केव में बंद था, अंधेरों में बंद था, तो जब वो बाहर निकलेगा तो क्या होगा? सूरज, हमें क्या होता है, हम एकदम से अगर अंधेरे से बाहर निकल के सूरज में चले जाएं तो हमारी आंखें उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करती। तो यहाँ पर क्या होगा कि उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगी। लेकिन वो कहता है कि जो इंटेलिजेंट पर्सन होगा वो इस चीज़ से डरेगा नहीं कि मेरी आँखों को अचानक क्या हो गया। वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा और आहिस्ता-आहिस्ता बाहर निकलेगा और रियलिटी देखेगा बाहर निकल के। फिर उसको बाहर निकल के पता चलेगा कि बर्ड्स क्या होते हैं, ट्रीज़ क्या होते हैं, फ्रूट्स क्या होते हैं, हर चीज़ को देखेगा वो, और वहाँ पर जो है वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेगा। अब थर्ड फेज़ जो इसका है वो रिटर्न फ्रॉम द केव। रिटर्न फ्रॉम द केव में क्या होगा? वो कहता है कि जो इंटेलिजेंट पर्सन केव से निकल के बाहर गया था, वो ये सोचेगा कि ये रियलिटी है और हमें तो शैडोज़ दिखाए गए हैं। तो क्यों ना मैं अपने फेलो बीइंग्स को भी जाके ये बात बताऊँ कि रियलिटी तो बाहर है, तुम लोग जो हो यहाँ पर तुम्हें बेवकूफ़ बनाकर कैद किया गया है। तो वो क्या करेगा, प्लेटो कहता है ही वुड ब्लेस हिमसेल्फ फॉर द चेंज। वो चेंज को एक्सेप्ट करेगा एंड पिटी द अदर प्रिजनर्स। दूसरों पे तरस खाएगा और वो ये सोचेगा कि मैं उनको जाके भी रियलिटी की तरफ लेके आऊं, उनको भी बताऊं कि रियलिटी एक्चुअली है क्या। और वो क्या करेगा, वो वापस आ जाएगा केव में। वो जब वापस आएगा, अगेन क्या होगा, वो सूरज से, हम जब घर से बाहर होते हैं और घर में एकदम एंटर होते हैं तो धूप से अगेन घर में क्या होता है, हमारी आंखें जो है वो अंधेरे को एक्सेप्ट नहीं करती। तो जब वो अंदर आएगा उसे कुछ नजर नहीं आ रहा होगा, और वो आके लोगों को बताएगा कि बाहर की दुनिया ऐसी है, बाहर की दुनिया वैसी है, बाहर तो एक्चुअली बर्ड्स हैं, बाहर तो एक्चुअली जो है वो एनिमल्स मौजूद हैं, ट्रीज़ मौजूद हैं, जो चीज़ें, जिन चीज़ों के हम शैडोज़ देखते रहे हैं, वो रियल ऑब्जेक्ट्स नहीं, वो तो सिर्फ शैडोज़ थे। तो क्या होगा, लोग क्या सोचेंगे? लोग सोचेंगे कि बाहर की दुनिया इतनी ज़ालिम है कि उन्होंने इसकी आँखें जो हैं वो डैमेज कर दी हैं। इस वज़ह से उसे नज़र नहीं आ रहा। और वो लोग क्या सोचेंगे, क्योंकि वो बेवकूफ़ लोग हैं, वो जो हैं वो एक्सेप्ट कर चुके हैं उस रियलिटी को जो उनको दिखाई गई है। तो वो क्या करेंगे,
वो मिलकर इस जो इंटेलिजेंट पर्सन है इसको मिलकर मार देंगे। वो बाहर नहीं निकलना चाहते और वो कह रहे हैं कि जो ये रेवोल्यूशन लेके आएगा हम उसको मार देंगे। तो बेसिकली एलिगरी ऑफ केव लिखने का जो है वो 2 मकसद थे। एक था एजुकेशन को प्रमोट करना। वो चाहता था कि लोगों को एजुकेट किया जाए कि रियलिटी एक्चुअली क्या है और हम लोग जो है वो किसका पॉइंट ऑफ व्यू फॉलो कर रहे हैं। हम फॉलो कर रहे हैं वो पॉइंट ऑफ व्यू जो हमें बता दिया गया है, जो हमारे एलीट्स ने हमें बता दिया, हम वो पॉइंट ऑफ व्यू फॉलो कर रहे हैं। जबकि एक्चुअली जो है वो रियलिटी कुछ और है। तो यहाँ पर वो एजुकेशन को प्रमोट करना चाह रहा था एलिगरी ऑफ केव में। और दूसरी चीज़ इसने, अगर आपको पता हो कि सोक्रेटिस जो है वो प्लेटो का जो है वो प्लेटो जो है वो सोक्रेटिस का स्टूडेंट था। और सोक्रेटिस को जो वो ज़हर का प्याला पिला के मार दिया गया था क्योंकि वो जो है वो कॉन्शियसनेस लेके आ रहा था ग्रीस के स्टूडेंट्स में। क्योंकि वहाँ के स्टूडेंट एथेंस में जो है वो स्टूडेंट्स को ये सोफिस्ट होते थे, वो ये सिखाते थे कि पैसा किस तरह कमाना है। वो उनको एजुकेट नहीं करना चाहते थे, वो इनको इंटेलिजेंट नहीं बनाना चाहते थे। तो जो एजुकेशन सिस्टम है ना वो सोक्रेटिस ने इंट्रोड्यूस करवाया था एथेंस में। तो सोक्रेटिस को जो है वो मार दिया गया था क्योंकि वहाँ वो जो है वो डायरेक्टली हिट कर रहा था पॉलिटिकल लेजिटिमेसी ऑफ द एलीट्स को। तो इस वजह से सोक्रेटिस को जो है वो जहर का प्याला पिला दिया गया था। अच्छा चलें अज़ान हो जाए फिर हम कंटिन्यू करते हैं। चलें जी अज़ान हो गई। अच्छा जी, एलिगरी ऑफ केव मैं आपको यहाँ पर ये बता रही थी कि एलिगरी ऑफ केव उसने दो वजूहात की वजह से लिखी थी। एक तो एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, दूसरा उसने हमें ये बताने के लिए कि जो हमारे एलीट्स होते हैं सोसाइटी के, उन्होंने हमारी आंखों पे पट्टी बांधी होती है और हम उस चीज पे बिलीव कर रहे होते हैं जो उन्होंने हमारा माइंड मेकअप किया होता है। इस चीज की रियलाइजेशन क्रिएट करने के लिए उसने एलिगरी ऑफ केव लिखी थी। और तीसरी चीज उसने सोक्रेटिस की जो उसको जहर का प्याला पिलाया गया था, जो उसको हैंग टू डेथ किया गया था, उसको जो है वो प्रूव करने के लिए कि वो गलत किया गया था, बल्कि सोक्रेटिस जो है वो इंटेलिजेंट था, जो कि पब्लिक को रियलिटी की तरफ लेके जा रहा था, पब्लिक को जो है वो एनलाइटनमेंट की तरफ लेके जा रहा था। ये प्रूव करने के लिए एलिगरी ऑफ केव लिखी थी। अच्छा जी, अब हम इसकी डायरेक्टली पॉलिटिकल फिलॉसफी पे आ जाते हैं, ठीक है? तो पॉलिटिकल फिलॉसफी में सबसे पहले हमारी आती है थ्योरी ऑफ जस्टिस। हम यहाँ से उसका स्टेट सिस्टम बनाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले प्लेटो ने क्या किया था? प्लेटो ने कहा था कि हम एक जस्ट सोसाइटी बनाना चाहते हैं, एक जस्ट स्टेट बनाना चाहते हैं। तो वो क्या करते हैं कि अपनी बुक रिपब्लिक में सर्च शुरू करता है कि जस्टिस की सर्च क्या है। तो इसकी जो सर्च इसने दी रिपब्लिक में लिखी थी वो डायलॉग सिस्टम में लिखी थी। अगर आप लोगों को पता हो कि सोक्रेटिक मेथड क्या होता है, तो सोक्रेटिक मेथड सोक्रेटिस की ये आदत थी कि वो किसी भी चीज को डायरेक्टली स्टेट नहीं करता था, अपनी स्टेटमेंट नहीं देता था। सोक्रेटिस क्या करता था कि क्वेश्चन अराइज करता था और डिफरेंट लोग जो है वो उसका जवाब देते थे। जब वो जवाब दे देते थे तो वो उनके जवाबों में को लॉजिकली रिजेक्ट करता था। जब वो लॉजिकली रिजेक्ट कर देता था 3-4 लोगों के आंसर्स को, उसके बाद वो अपनी फिलॉसफी देता था। क्योंकि प्लेटो सोक्रेटिस का स्टूडेंट था, तो इसी वजह से इसने भी सोक्रेटिक मेथड यूज करते हुए जस्टिस की सर्च की अपनी द रिपब्लिक बुक में। तो ये एक हाइपोथेटिकल डायलॉग्स हैं जो कि आगे लिखे हुए हैं। और ये हाइपोथेटिकल डायलॉग्स किसने लिखे थे? प्लेटो ने लिखे थे। तो यहाँ पर वो कहता है कि सोक्रेटिस कहता है व्हाट इज जस्टिस।
सेफेलस जो एक फिलोसोफर है वो कहता है कि जस्टिस इज स्पीकिंग द ट्रूथ एंड पेइंग वन डेट। तो यहाँ पर जो है को लॉजिकली रिजेक्ट करने के लिए वो उसमें लूप होल फाइंड आउट करता है और वो कहता है व्हाट इफ स्पीकिंग द ट्रूथ हार्म्स द इंटीग्रिटी ऑफ स्टेट। तो यहाँ पर अगर आप देखें हमारे मॉडर्न स्टेट सिस्टम में क्या हमें अलाउ है कि हम अपनी इंटीग्रिटी ऑफ स्टेट के अगेंस्ट बोलें। जितनी भी फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसमें भी हमारे जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच अलाउड है, लेकिन इंटीग्रिटी ऑफ स्टेट को हार्म नहीं करना। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि आपने सच बोल दिया लेकिन आपकी इंटीग्रिटी ऑफ स्टेट डैमेज हो गई है, तो क्या ये जस्टिस होगा? आपकी स्टेट ही नहीं रहेगी तो आपके सच बोलने का क्या फायदा? उसके बाद जो है हमारे पास आ जाता है पोलीमार्कस। वो कहता है जस्टिस इज डूइंग गुड। प्लीज म्यूट कर दें। अच्छा जी, पॉलीमार्कस हमारे पास कहता है जस्टिस इज डूइंग गुड टू वंस फ्रेंड एंड बैड टू वंस एनिमी। तो अगेन अगर हम ये कह रहे हैं तो इसमें लूप होल क्या फाइंड आउट किया कि व्हाट इफ वंस फ्रेंड इज हार्मिंग अदर्स। तो यहाँ पर सवाल ये उठता है कि हम अपने फ्रेंड की मदद कर रहे हैं, तो क्या हमें अपने फ्रेंड की तब भी मदद करनी चाहिए जब वो किसी की इलीगली प्रॉपर्टी अटेन करने की कोशिश कर रहा हो? क्या हमें अपने फ्रेंड की तब भी मदद करनी चाहिए जब वो किसी को मर्डर करना चाह रहा हो? तो हमेशा अपने दोस्त की हेल्प करना क्या जस्टिस हो सकता है? तो अगेन द आंसर इज नो। उसके बाद हमारे पास आ जाता है थ्रेसिमाकस। थ्रेसिमाकस जो था वो एक सोफिस्ट था। सोफिस्ट कौन थे? जो कि वहाँ के बच्चों को एजुकेट करते थे कि हाउ टू अर्न। तो ये कहता है कि जस्टिस इज द इंटरेस्ट ऑफ स्ट्रॉन्गर और रूलर। तो क्योंकि इनका माइंडसेट ही ऐसा था तो इसने इस अपने माइंडसेट के अकॉर्डिंग कहा कि जस्टिस सिर्फ वही होगा जो रूलर कहेगा जस्टिस है। तो यहाँ पर अगेन उसमें लूप होल क्या फाइंड आउट किया गया कि व्हाट इफ द रूलर इज नॉट द राइट पर्सन टू रूल। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन हमारे पास ये अराइज होता है कि हमने हमने मान लिया कि रूलर जो कह रहा है वो जस्टिस है, लेकिन क्या पता कि वो रूलर हमारी स्टेट के लिए बेहतर है भी या नहीं। तो फिर इस सवाल के जवाब के लिए उसने पहले तो जस्टिस को डिफाइन किया और फिर उसने ये भी इंश्योर किया कि जो रूलर बन रहा है वो रूलर जो है वो हमारी स्टेट के लिए राइट पर्सन होना चाहिए। उसके लिए उसने अपनी डिफरेंट फिलॉसफीज दी जो भी हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर प्लेटो जस्टिस को अपने डिफाइन करता है। वो कहता है जस्टिस मीन्स माइंडिंग वंस ओन बिजनेस एंड नॉट मेडलिंग इनटू अदर मैन्स कंसर्न। तो वो कह रहे हैं जस्टिस तब एस्टैब्लिश होगा जब हम अपने काम से काम रखेंगे, हम अपना बिज़नेस जो भी हमारी जॉब है उसे अच्छे तरीके से करेंगे और हम दूसरों के कामों में अपनी इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, हम किसी के दूसरे के काम में टाँग नहीं अड़ाएँगे। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि स्टेट डिमांड्स फॉर सैटिस्फैक्शन फॉर रेसिप्रोकल नीड्स ऑफ इट्स सब्जेक्ट्स। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि जो सब्जेक्ट्स यहाँ पर किसकी बात हो रही है? पब्लिक को सब्जेक्ट्स कहा जा रहा है। तो वो कह रहे हैं कि स्टेट जब तक सब्जेक्ट्स की रेसिप्रोकल नीड्स को सैटिस्फाई नहीं करेगी ना, तब तक वो एक जस्ट स्टेट नहीं हो सकती। उसको क्या करना है कि सब्जेक्ट्स की जो नीड है ना, उसको पूरा करना है और म्यूचुअल कोऑपरेशन बनाकर एक जस्ट स्टेट बनानी है। अब ये किस तरह इंश्योर होगा कि कोई किसी के काम में दखल अंदाज़ी ना करे? तो ये इंश्योर करने के लिए इसने जो है वो थ्योरी ऑफ क्लास सिस्टम एंड फंक्शनल स्पेशलाइजेशन दी। और ये कैसे इंश्योर होगा कि रूलर जो है वो राइट पर्सन होगा रूलिंग के लिए? ये इंश्योर करने के लिए उसने एजुकेशन सिस्टम दिया। अब हम पढ़ते हैं थ्योरी ऑफ क्लास सिस्टम एंड फंक्शनलाइजेशन। तो यहाँ पर हमारे पास प्लेटो कहता है कि हर इंसान के अंदर 3 ट्रेड्स होते हैं। कौन से 3 ट्रेड्स होते हैं? एक होता है डिज़ायर, दूसरा होता है करेज और तीसरा होता है रीज़न। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि वो यहाँ पर ये हरगिज़ नहीं कह रहा कि किसी में सिर्फ़ डिज़ायर होगी, किसी में सिर्फ़ करेज होगी, किसी में सिर्फ़ रीज़न होगी। यहाँ पर वो कह रहा है हर इंसान में ये तीनों होते हैं। लेकिन क्या है कि किसी में डोमिनेट करती है डिज़ायर, किसी में डोमिनेट करती है करेज, किसी में डोमिनेट करती है रीज़न। तो वो कह रहा है कि जिन लोगों में डिजायर डोमिनेट करेगी उनको आर्टिजन क्लास में डाल दिया जाएगा। क्यों डाल दिया जाएगा? क्योंकि स्टेट का काम है रेसिप्रोकल नीड्स को पूरा करना। अब इन लोगों की क्या रेसिप्रोकल नीड है? डिजायर। इनको ख्वाहिशात हैं, इनको ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए क्या चाहिए? पैसे चाहिए। अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए पैसे चाहिए। तो पैसे कैसे आएंगे? जब ये काम करेंगे।
और काम क्या करेंगे? इनको आर्टिज़न क्लास में डाल दिया और इनको काम दे दिया कि सप्लाई बेसिक नीड्स ऑफ द कम्युनिटी। जब कम्युनिटी की बेसिक नीड्स को कंप्लीट करेंगे, किसी को कोई खाना बना के दे देगा, कोई फर्नीचर बनाएगा, ये जो जिसकी भी जो स्पेशलिटी होगी वो काम करेगा, उसको पैसे मिलेंगे और वो अपनी डिज़ायर्स को पूरा कर सकते हैं। तो रेसिप्रोकल नीड्स ऑफ दोज़ विद डोमिनेटेड डिज़ायर हैव बीन सर्व्ड। तो यहाँ पर सर्व कर दी गई है उनकी डिज़ायर। नेक्स्ट लोग जो हैं वो हैं करेज। तो करेजियस लोगों की डिज़ायर क्या जो है वो रेसिप्रोकल नीड क्या होगी कि उनको मौका दिया जाए कि वो अपनी करेज को इस्तेमाल करें। इस वजह से उनको मिलिट्री क्लास में डाल दिया गया और उन्हें कहा है कि आपने सोसाइटी और लैंड का डिफेंस करना है। उनको डिफेंड करना है और आप यहाँ पर अपनी करेज यूज़ कर सकते हैं, जहाँ आप अपनी हिम्मत यहीं पर दिखा सकते हैं कि आप कितनी हिम्मत रखते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं रीज़न वाले लोग। तो रीज़न की रेसिप्रोकल नीड्स कब होगी? जब वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस करेंगे, जब वो अपने इंटेलेक्ट को यूज़ करेंगे। उनकी रेसिप्रोकल नीड ही यही है कि उनके अंदर रीज़न डोमिनेट कर रहा है, वो अपने रीज़न को यूज़ करना चाहते हैं। तो वो रीज़न को अपने कहाँ यूज़ कर सकते हैं? रूलर्स बन के। तो उनको रूलिंग क्लास में डाल दिया जाएगा और उनको क्या कहेगा? सर्व एज़ रूलर एंड मेक डिसीजंस फॉर द स्टेट। तो इस तरह से रेसिप्रोकल नीड्स ऑफ द स्टेट को पूरा किया जाएगा। यहाँ पर बात यही हुई थी ना कि जस्टिस तब एस्टेब्लिश होगा जब रेसिप्रोकल नीड्स ऑफ द इट्स सब्जेक्ट्स को सैटिस्फाई किया जाएगा। तो उसने क्लास सिस्टम और फंक्शनल स्पेशलाइजेशन के मुताबिक सबकी रेसिप्रोकल नीड्स को सैटिस्फाई कर दिया। अब साथ ही साथ जो है ना वो एक आइडियल जस्ट स्टेट और आइडियल जस्ट मैन को डिफाइन कर रहा है। वो कहता है कि आइडियल जस्ट स्टेट तब बनेगी जब नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हु डोमिनेट बाय डिजायर हु आर डोमिनेटेड बाय डिजायर लार्जेस्ट इन नंबर होंगे, सबसे ज्यादा होंगे। अगर वो सबसे ज्यादा होंगे तभी तो सब पूरी कम्युनिटी की नीड नीड्स को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कम्युनिटी नीड्स को कंप्लीट करना है। तो इस वजह से उनको लार्जेस्ट इन नंबर होना चाहिए। उसके बाद कुछ ऐसे लोग होने चाहिए, लेस इन नंबर होने चाहिए जो कि करेज में डोमिनेट करते हैं, क्योंकि जो है वो उन्होंने सिर्फ डिफेंस करना है, तो इस वजह से उनको कम होना चाहिए। उसके बाद वो कह रहा है कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स डोमिनेटेड बाय विज़डम जो है वो सबसे कम होने चाहिए। क्योंकि यहाँ पर जो है वो डिसीजन मेकर्स ज़्यादा होंगे तो कन्फ्यूजन क्रिएट होगी। इस वजह से डिसीजन मेकर्स कम होने चाहिए, फ्यूअर इन नंबर होने चाहिए। अगर ये ज़्यादा होंगे तो फिर ये रूल किसे करेंगे? ये तो खुद ही सारे रूलर्स हैं, किसको रूल करेंगे? किसी को तो रूल करना है। इस वजह से लार्जेस्ट कौन होने चाहिए? डिज़ायर वाले, उससे कम कौन होने चाहिए? करेज वाले, और विज़डम वाले सबसे कम होने चाहिए। उसके बाद वो कहते हैं आइडियल जस्ट मैन कौन होगा? सबसे ज़्यादा जस्ट मैन जो जस्टिस एस्टेब्लिश कर सकता है उसे उस वो कौन कंसीडर किया जाएगा? वो कंसीडर किया जाएगा इस ह्यूमन बीइंग में तीनों चीज़ें हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि होंगी तीनों चीज़ें, लेकिन कोई ज़्यादा डोमिनेटेड होगी, कोई कम होगी। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि विज़डम जो है वो सबसे ज़्यादा डोमिनेटेड होनी चाहिए, करेज जो है वो लेस डोमिनेटेड होनी चाहिए और डिज़ायर जो है वो मिनिमम डोमिनेटेड होनी चाहिए, तब हम किसी ह्यूमन बीइंग को आइडियल जस्ट मैन कहेंगे और ऐसे ही बंदे को रूलर बनाया जाएगा। ठीक है? अब इसके बाद जो है वो बात कर रहा है कि हमने तो सबको क्लासेस में डाल दिया, लेकिन आर्टिज़न्स क्यों एक्सेप्ट करेंगे कि हम आर्टिज़न्स बने? ख्वाहिश तो सबकी होती है कि हम रूलिंग क्लास में रहें, हम मिलिट्री क्लास में रहें। तो वो कह रहा है कि उनको जवाब देने के लिए उनको सैटिस्फाई करना है अब, कि ये जो मैंने तुम्हें जिस क्लास में डाला है वो उसी क्लास से तुम बिलॉन्ग करते थे। तो उनको सैटिस्फाई करने के लिए, रैशनल देने के लिए वो देता है मिथ ऑफ मेटल्स। इसको कहते हैं नोबल लाई। ये जो है ओरिजिनेशन थी सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की। ये कहता है कि यहाँ से सोशल स्ट्रैटास जो है वो एक्सट्रैक्ट हुए थे। तो यहाँ पर प्लेटो जो है वो एक नोबल लाई देता है और वो कहता है कि ये जो मैंने ग्रुपिंग की है ना, ये मैंने नहीं की, ये नेचुरल थी, ये बाय गॉड थी, रेगुलेटेड थी। तो ये कहता है कि ये मैंने नहीं की, ये जो है ना वो गॉड की तरफ से आई गई है। वो कहता है मिथ ऑफ मेटल जो है वो लिखने की 2 वजह थी। सबसे पहले मिथ ऑफ मेटल है क्या? मिथ ऑफ मेटल ये है कि वो कहता है कि जैसे कि अर्थ मेटल से बनाई गई है, ह्यूमन बीइंग्स को भी मेटल से बनाया गया है। तो जो लोग मेटल ऑफ गोल्ड से बने हैं, वो रूलिंग क्लास में आए हैं। जो मेटल ऑफ सिल्वर से बने हैं, वो मिलिट्री क्लास में हैं और जो मेटल ऑफ ब्रॉन्ज से बने हैं, वो आर्टिज़न्स क्लास में आए हैं। तो यहाँ पर जो है वो ये कहना चाह रहा है कि ये जो हमें मिथ ऑफ मेटल्स लिखना इसलिए ज़रूरी था ताकि गार्डियंस को बताया जा सके कि आप लोग जो हैं वो गोल्ड से बनाए गए हैं, आप अर्थ का एक पार्ट से बिलॉन्ग करते हैं। लेकिन ये याद रखना है कि दूसरे लोग जो हैं, जो कि ब्रॉन्ज और सिल्वर से बनाए हुए गए हैं, उनका भी कुछ हिस्सा है इस दुनिया में।
उनकी भी पार्टिसिपेशन है इस दुनिया में, तो उनको हकीर नहीं समझना। उनको भी कुछ ना कुछ दिया गया है, उनको सिल्वर दिया गया है या ब्रॉन्ज़ दिया गया है, उनको दिया गया है और ये बाय गॉड है, तो उनको हकीर नहीं समझना। एक अर्थ का पार्ट जो है वो इनसे भी कनेक्टेड है, तो अर्थ उनको भी बिलॉन्ग करती है, कि सारी की सारी अर्थ अपने लिए नहीं समझ के बैठ जाना। ठीक है? उसके बाद वो कह रहा है आर्टिज़न्स को ये बताया गया था कि आर्टिज़न्स आप लोग आर्टिज़न्स इसलिए हैं क्योंकि ये नेचुरल हायरार्की है जो कि गॉड की तरफ से रिइन्फोर्स की गई है। तो आप क्वेश्चन ना करें कि हमें गार्डियन क्लास में क्यों नहीं डाला गया। ये तो जो है वो गॉड की मर्ज़ी है और गॉड की मर्ज़ी को कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। और आपको इस वज़ह से आर्टिज़न क्लास में डाला गया है क्योंकि आप ब्रॉन्ज़ से बनाए गए हैं। तो ये सिर्फ़ लोगों को सैटिस्फाई करने के लिए कि कौन रूलिंग क्लास में, कौन गार्डियन क्लास में और कौन जो है वो आर्टिज़न क्लास में, सिर्फ़ उनको सैटिस्फाई करने के लिए एक मिथ ऑफ मेटल लिखी गई थी। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि जब हमारे पास रूलर्स बना दिए गए हैं, एक बंदे को आज आप कह दो कि कल से आप जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, तो वो क्या करेगा? मिसयूज़ ऑफ पावर करेगा। क्योंकि उसको जो है वो कुछ करना ही नहीं पड़ा, उसको तो अचानक ही जो है वो रूलर बना दिया गया है। क्योंकि प्लेटो ने कहा था कि वो गोल्ड से बना है तो उसको रूलर बना दिया जाए। तो यहाँ पर हमने देखना है कि मिसयूज़ ऑफ पावर क्यों होती है और उसको किस तरह अवॉइड किया जा सकता है। तो ये है कॉन्सेप्ट और ऑफ मैम अगर सिल्वर से बने हैं उसको अचानक गोल्ड में कन्वर्ट कर दें। रुक जाएँ फिर पढ़ें। अच्छा जी, अब हमने जो है वो वजूहात देखनी है कि पावर मिसयूज़ क्यों होती है। तो सबसे पहले प्लेटो कहता है कि मिसयूज़ ऑफ पावर जो है वो 3 वजह से होती है। सबसे पहले जो है वो माइंड, इंसान का माइंड यानी कि उसकी मेंटल ट्रेनिंग इस तरह की गई हो कि जब उसको मौका मिलेगा वो करप्शन करेगा। एक बंदे को मौका नहीं मिल रहा करप्शन का, आज तक नहीं मिला, लेकिन उसको आज मिल जाए मौका तो वो करप्शन करेगा। इसका मतलब उसकी मेंटल ट्रेनिंग ऐसी की गई है कि वो अपनी मिसयूज़ ऑफ पावर करेगा ही करेगा। यानी कि शरीफ वो है जिसको मौका नहीं मिला, अली ज़फ़र ने कहा था। तो बहरहाल यहाँ पर जो है वो कहता है कि मेंटल ट्रेनिंग जो है वो इम्पोर्टेंट है। मेंटल ट्रेनिंग जिसकी ऐसी की गई होगी कि वो मिसयूज़ ऑफ पावर करेगा, वो करेगा ही करेगा। फिर दूसरी चीज़ वो कहता है ब्लड। ब्लड किस तरह? ब्लड इस तरीके से कि जीन्स जो हैं वो ट्रैवल करती हैं फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रन। तो यहाँ पर वो कहता है कि अगर किसी इंसान के अंदर ये आदत है मिसयूज़ ऑफ पावर करने की, तो उसके बच्चों के अंदर भी मिसयूज़ ऑफ पावर करने की आदत होगी। उसके बाद तीसरी चीज़ आती है फैमिली। मेंटल ट्रेनिंग भी अच्छी हुई है और अच्छी जीन से भी बिलॉन्ग करता है। लेकिन क्योंकि उसने उसकी फैमिली की ख्वाहिशात बहुत ज़्यादा हैं, तो वो क्या करेगा? मिसयूज़ ऑफ पावर करेगा, इल्लीगली जो है वो एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ करने की कोशिश करेगा और क्या करेगा? अपनी फैमिली की ख्वाहिशात को पूरा करेगा। तो वो कह रहा है इन तीनों चीज़ों को अवॉइड किस तरह किया जा सकता है? मेंटल ट्रेनिंग के लिए उसने थ्योरी ऑफ एजुकेशन दी ताकि मेंटल ट्रेनिंग इस तरह की जाए कि लोग मिसयूज ऑफ पावर ना करें। उसके बाद ब्लड के लिए को अवॉइड करने के लिए अच्छी जीन्स बनाने के लिए उसने थ्योरी ऑफ ब्रीडिंग दी ताकि सिर्फ अच्छी जीन्स प्रोड्यूस की जा सके। और फैमिली के लिए उसने थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म दी कि जब रूलर को ये पता ही नहीं होगा कि उसकी फैमिली कौन है, तो वो उनकी ख्वाहिशात को सर्व कैसे करेगा? उसको पता ही नहीं उसकी फैमिली कौन है, वो सर्व ही नहीं करेगा। तो मिसयूज ऑफ पावर को अवॉइड करने के लिए उसने 3 थ्योरी दी जो हम आगे पढ़ेंगे। अच्छा जी, अब हमारे पास सबसे पहले आ जाती है थ्योरी ऑफ एजुकेशन। तो इस पे जे रोशो ने की एक कोटेशन बहुत फेमस है, द रिपब्लिक इज ग्रेटेस्ट ट्रीटीज ऑन एजुकेशन एवर रिटन। तो एजुकेशन को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया था, इस वजह से इसको एक बहुत अच्छी ग्रेटेस्ट ट्रीटीज समझा जाता है द रिपब्लिक को। अच्छा जी, इसमें जो है हमारे पास फ़ेज़ 1 है, यहाँ पर प्लेटो कहता है कि जैसे ही कोई बच्चा पैदा होगा, वो नेशनल एजुकेशन सिस्टम में एंटर हो जाएगा और वो नेशनल एजुकेशन सिस्टम को ही फ़ॉलो करेगा थ्रू आउट हिज़ लाइफ़। तो यहाँ पर फ़ेज़ 1 जो है वो एलिमेंट्री एजुकेशन है जो कि अप टू 18 इयर्स ऑफ एज है। उसके बाद इसमें क्या होगा? बेसिक साइंस पढ़ाई जाएगी, जिम्नास्टिक्स सिखाई जाएगी, पैट्रियोटिक म्यूज़िक और पोएट्री पढ़ाई जाएगी और उसके बाद जो है वो 2 इयर्स ऑफ मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाएगी। इस फेज़ के बाद क्या होगा? एक स्क्रीनिंग प्रोसेस होगा। स्क्रीनिंग प्रोसेस यानी एग्ज़ाम होगा, टेस्ट होगा। उसमें क्या होगा? जो स्टूडेंट्स जो हैं वो पास हो जाएँगे, वो प्रमोट कर दिए जाएँगे फेज़ 2 में और जो फेल हो जाएँगे उनको आर्टिज़न क्लास में डाल दिया जाएगा। क्योंकि उनकी इंटेलिजेंस इतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए वो फेल हुए हैं, इसलिए उनको आर्टिज़न क्लास में डाल दिया क्योंकि वो लोएस्ट क्लास है। उसके बाद फेज़ 2 हमारा स्टार्ट हो गया। फेज़ 2 में जो है वो हायर एजुकेशन है और एडवांस एजुकेशन है। हायर एजुकेशन जो वो 21 टू 30 इयर्स है जिसमें एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स पढ़ाई जाएगी। उसके बाद जो है वो एडवांस एजुकेशन है जो कि 31 टू 35 इयर्स है और एडवांस मैथमेटिक्स और फिलॉसफी पढ़ाई जाएगी। अब यहाँ पर फिलॉसफी पढ़ाने का मकसद क्या है? फिलॉसफी पढ़ाने का मकसद ये है कि आगे हमने देखना है कि रूलिंग क्लास में कौन जा सकता है, कौन फिलॉसफी को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर रहा है और कौन फिलॉसफी को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर रहा।
तो यहाँ पर देखा जाएगा कि जो लोग यहाँ तक सीख गए, अब इसमें जो है वो मिलिट्री ट्रेनिंग जो है वो कंटीन्यूअस रहेगी। अगेन स्क्रीनिंग प्रोसेस होगा, जो पास हो जाएँगे वो फेज़ 3 में डाल दिए जाएँगे और जो फेल हो जाएँगे वो मिलिट्री क्लास में डाल दिए जाएँगे। क्योंकि इन ये फेल इसीलिए हुए हैं, अगेन इनकी इंटेलिजेंस इतनी अच्छी नहीं थी, इनकी फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी नहीं थी कि ये रूलिंग क्लास में जाएँ। इस वजह से इनको मिलिट्री क्लास में डाल दिया। मिलिट्री क्लास में इसलिए डाला क्योंकि ये बेहतर थे पहले वालों से, लेकिन पास नहीं कर सके, इस वजह से इनको सेकंड लेवल में डाल दिया। उसके बाद फेज़ 3 आ जाता है। अब जितने भी लोग यहाँ पर प्रमोट होंगे, ये है प्रैक्टिकल एजुकेशन, जितने भी लोग यहाँ प्रमोट होंगे, ये सारे के सारे जो है वो रूलिंग क्लास में कंसिडर किए जाएँगे। अब रूलिंग क्लास में कंसिडर किए जाएँगे, ये प्रैक्टिकल एजुकेशन जो वो 36 टू 50 इयर्स में रहेगी। इसमें होगा क्या, ट्रेनिंग कंटिन्यू होगी, जो कि हमारी क्या होगी, जो भी फिलॉसफी पढ़ी है उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन सीखेंगे, जो भी प्रिंसिपल्स और थ्योरीज़ जितनी भी अब तक पढ़ी हैं उनकी प्रैक्टिकल जो एप्लीकेशन देखेंगे। और उसके बाद क्या होगा, देखा जाएगा कि एट द एज ऑफ 50 देखा जाएगा कि किसने सबसे बेहतरीन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन किया। अब ये जो है ना वो गवर्नर्स होंगे, ब्यूरोक्रेट्स होंगे, ये डिफरेंट लोग होंगे। जो लोग भी फेज़ 3 में आ चुके हैं ना, ये सारे के सारे रूलिंग क्लास में एग्ज़ीक्यूटिव ऑफ द स्टेट हैं। लेकिन यहाँ पर देखा जाएगा कि एट द एज ऑफ 50 ये एनालिसिस बनाया जाएगा कि किसने प्रैक्टिकल एप्लीकेशन सबसे बेहतरीन की है। जिसकी सबसे डिस्टिंग्विशिंग क्वालिटीज़ होंगी, उसको स्टेट ऑर्डर दे दिया जाएगा। और जो सबसे बेहतरीन क्वालिटीज़ अपनी परफ़ॉर्म करेगा, उसको फिलॉसफर किंग बना दिया जाएगा और उसको हेड ऑफ स्टेट बना दिया जाएगा। बाकी सारे कौन रहेंगे, कोई ब्यूरोक्रेसी में ही रह जाएगा, कोई गवर्नर बन जाएगा, कोई एमएन, एमपी मतलब सारे जो हैं वो एग्ज़ीक्यूटिव में ही हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ़ एक जो फिलॉसफर किंग बन जाएगा जिसने अपनी बेस्ट सर्विस की होगी 36 टू 50 इयर्स में। नेक्स्ट हमारे पास जो था वो था ब्लड और ब्लड के लिए उसने दी थी थ्योरी ऑफ ब्रीडिंग। तो यहाँ पर ये कहता है कि अच्छी जीन्स प्रोड्यूस करने के लिए हमने क्या करना है। अब ये जो अच्छी जीन्स प्रोड्यूस करने की थ्योरी इसने दी थी ना, ये इसने कहा था आर्टिजन्स क्लास के लिए नहीं है। आर्टिज़न क्लास जो है ना वो जो मर्ज़ी करें। लेकिन रूलिंग और मिलिट्री क्लास को यही फ़ॉलो करना है। और क्या फ़ॉलो करना है इसने? उसने कॉन्सेप्ट दिया था यूजेनिक्स का, जो हमारा लेटेस्ट कॉन्सेप्ट है बायोलॉजी का, वो कॉन्सेप्ट इसने उस टाइम पे दिया था। और ये कहता है कि ब्रीडिंग जो है ना वो रेगुलेट करनी चाहिए, स्टेट रेगुलेट करेगी, ठीक है? और वो क्यों रेगुलेट करेगी? ताकि बेस्ट पॉसिबल ऑफस्प्रिंग्स बनाए जाएँ, बेस्ट पॉसिबल ऑफस्प्रिंग, बेस्ट पॉसिबल ट्रेड्स, बेस्ट पॉसिबल जीन्स दी जाएँ, ताकि स्टेट की वेलफेयर के लिए अच्छे जो है वो कल फ्यूचर एडल्ट्स जो हैं वो स्टेट के लिए अच्छे साबित हो सकें। तो ये कहता है कि जो लोग जो हैं जिनकी जीन्स अच्छी नहीं होती ना, वो कभी भी सर्व नहीं कर सकते स्टेट को। अगर वो सर्व नहीं कर सकते तो उनका जो है वो स्टेट में रहना ही जो है वो रिजेक्ट कर देता है ये। मेटिंग सीज़न इंट्रोड्यूस करवाया है इसने। इसने कहा है कि थ्योरी ऑफ ब्रीडिंग क्या है, मेटिंग सीज़न इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। एक स्पेसिफिक टाइम जो है वो उसपे कहा जाएगा कि ये टाइम जो है वो ब्रीडिंग का है। उसमें क्या करेंगे कि एक परफेक्ट मैन ढूँढेंगे, परफेक्ट मैन जिसकी बेस्ट क्वालिटीज़ होंगी, जो कि अपैरेंटली भी बहुत खूबसूरत होगा और जिसके इंटेलेक्ट भी बहुत अच्छा होगा, जिसके अंदर करेज भी होगी। बेस्ट पॉसिबल मैन जो है वो फाइंड आउट किया जाएगा और एक परफेक्ट वुमन फाइंड आउट की जाएगी। जो जो